नमस्कार दोस्तों। आज का जो एपिसोड है ये इंटॉक्सिफिकेशन एडिक्शन सीरीज़ का थर्ड एपिसोड है। इसमें जिस सब्सटेंस पे आज हम बात करेंगे वो है मैरिजुआना, जिसको गांजा भी कहा जाता है। बाकी भांग, हाशिश, वीड, इन सब के बारे में बेसिकली वो सारे सब्सटेंसेस जो कि कैनाबिस प्लांट से अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप marijuana की बात करेंगे तो वो उसके बर्ड्स और फ्लावर्स को ड्राई करके बनाया जाता है। हाशिश जो होता है बेसिकली वो उसके जो रेजिन होता है, उसका जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसके ज़रिए बनाया जाता है। भांग जो होती है वो ड्राइड लीफ के ज़रिए बनाई जाती है। तो आज उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करें। अब इसकी अगर हिस्ट्री थोड़ी सी जानेंगे तो बेसिकली जो इंडिजिनस प्लांट है ये बेसिकली सेंट्रल एशिया का, हिमालयाज़ का है। तो एक तरीके से इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल से इसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। अब अगर इसका लीगल प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा लीगल प्रोडक्शन जो इसका होता है वो कनाडा में होता है और यूके में होता है। इलिसिट प्रोडक्शन इसका बेसिकली अफ़गानिस्तान और मोरक्को में होता है। देखिए, ये मैरिजुआना जो होता है या गांजा जिसको कहते हैं, ये एक इंसान के दिमाग पे 3 तरीके से काम करता है। एक तो ये CNS डिप्रेसेंट की तरह काम करता है, माइल्ड स्टिमुलेंट की तरह भी काम करता है और ये हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर होती हैं। हेलोसिनोजेंस को हम आगे कवर करेंगे अगले एपिसोड्स में, पर बहरहाल इसमें भी वो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। हेलोसिनोजेंस बेसिकली आपके अंदर भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। ठीक, तो ये तीनों तरीके से काम करता है एक इंसान के दिमाग पे। अगर बात करें कॉजेज़ की तो इसके कॉजेज़ भी तकरीबन सेम होते हैं जैसे बाकी एडिक्शंस के होते हैं, जिसमें जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन आ जाता है, पीयर प्रेशर आ जाता है, या बचपन में ही बच्चे के लिए सेफ़ एनवायरनमेंट नहीं रहा है, इनसिक्योरिटीज़ रही हैं और उसको अवेलेबल हो गया है, तो इन सब चीज़ों की वजह से बच्चा इन चीज़ों में आ जाता है। बात करें इसके साइन और सिम्टम्स की तो उसमें जिसने नशा किया हुआ होगा उसकी बिल्कुल रेड ब्लड शॉट आइज़ होंगी, भूख बहुत बढ़ जाएगी। भूख बढ़ने की वजह से ऐसे लोगों का वज़न भी बढ़ा हुआ रहता है और इनका जो रिएक्शन टाइम होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। बड़ी देर से ये किसी भी चीज़ पे रिएक्शन देते हैं। बिना किसी वजह के बहुत एंशियस और डरे हुए और पैरानॉइड फील करते हैं। थका हुआ, मोटिवेशन नहीं बचता है इनके अंदर और कभी तो एकदम से डल हो जाएंगे, कभी एकदम से इनमें एनर्जी आ जाएगी और बहुत ही जल्दी एंगर दिखाने लगेंगे, गुस्सा दिखाने लगेंगे, इरिटेट हो जाएंगे। ये सारे जितने भी लक्षण हैं ये मैरिजुआना के एडिक्शन से जुड़े हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना ये है कि जो मैरिजुआना का जो एडिक्शन होता है वो सबसे सीवियर फॉर्म होती है एडिक्शन की। इसके इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो पूरी बॉडी पे इसका इफेक्ट होता है, हार्ट पे होता है, डिफरेंट टाइप के कैंसर्स के लिए ये प्रोन करता है, मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाता है, डिप्रेशन, पैरानोया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप सोशल लाइफ की बात करेंगे तो वो तो ख़त्म ही हो जाती है। आपकी फैमिली, आपका पार्टनर, आपकी सोसाइटी, सब चीज़ें तबाह हो जाती हैं क्योंकि इसमें आप खुद को नहीं पहचान रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपका पर्सनल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल सारी वेलबींग तबाह हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो आज तक की तारीख में जो इसका सबसे कारगर ट्रीटमेंट रहा है वो CBT रहा है। CBT होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इस थेरेपी में हम लोग बेसिकली जो सबसे ज़्यादा मरीज़ को सिखाते हैं उसमें रहता है कि वो सर्कमस्टांसेस को वो पहचाने अच्छे से और वो ट्रिगर इश्यूज़ को पहचाने, जो वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से वो इस सब्सटेंस को लेता है, जिन हालातों में इस सब्सटेंस को लेना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझता है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ होती है उनकी कोपिंग स्किल्स डेवलप कराए जाते हैं और तीसरी चीज़ में हम सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस देते हैं वो इस बात को देते हैं कि हम उनको अल्टरनेट बिहेवियर सिखा सकें, उसमें उनको गाइड कर सकें जिससे कि इसको छोड़ना उनके लिए बहुत आसान हो जाए। इसके अलावा मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग होती है, मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपीज़ होती हैं। ये कई किस्म के अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जिनके ज़रिए काउंसलर और थेरेपिस्ट जो होते हैं वो मरीज़ को आराम दिलाते हैं। ऐसे में मरीज़ को रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इन सब अच्छा, अगर इसमें हम बात करें मेडिकेशन की तो एज सच कोई ऐसा मेडिकेशन नहीं है जिसके ज़रिए इसको छुड़ाया जा सके। हाँ, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए थोड़े समय के लिए कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं जिससे कि वो जो फेज़ होता है मरीज़ का उससे निकलने में उसे थोड़ी सी राहत मिल जाए। और आखिर में मैं यही कहूँगी कि ये एक बहुत ख़तरनाक किस्म का एडिक्शन है, इससे दूरी बना के रखनी है और जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं वो घबराएं नहीं, हिम्मत के साथ एक बार शुरुआत करें
और जितनी जल्दी हो सके काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास जाएं। ऐसे लोगों के परिवार वालों से मैं कहना चाहूँगी कि मुश्किल है, इसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, आपको बहुत सब्र दिखाना होगा, लेकिन यकीन जानिए अगर आप इस रास्ते पे पूरी हिम्मत और सब्र के साथ चलेंगे तो आप अपने इंसान की वापसी आराम से करा सकते हैं। एडिक्शन से छुटकारा मिल सकता है, बस ज़रूरत है जल्द से जल्द सही जगह जाने की, यानी कि काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास जितनी जल्दी हो सके आप जाएं और थोड़ा सा सुपरविजन घर पे रखें ऐसे मरीज़ का, क्योंकि जब ये मरीज़ अपने ट्रीटमेंट के प्रोसेस में होते हैं तो कई बार फेजेस ऐसे आते हैं जिनमें ये टूटा हुआ सा महसूस करते हैं। उस समय इन्हें आपके साथ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और ज़रूर ठीक हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी बात के साथ आज की बात को हम यही ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए सब्सटेंस पे बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। और इसकी रिकवरी पूरी हो सकती है, इस बात को आपको ज़रूर समझ लेना है और अगर आप चाहेंगे तो कर सकते हैं।